सबके सब गए क्या, या कुछ लोग बचे भी हैं? सबकी नहीं है तो नहीं डूबी होगी, कुछ तो तैर ही रहे होंगे, राइट? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अवर साइंसेस। दिस इज पुष्पेंद्र त्रिपाठी। और जैसा कि हमने आप सभी को प्रॉमिस किया था, वी आर द फर्स्ट वंस टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस ऑफ गेट जियोलॉजी नेट क्वेश्चंस। और आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग नॉट ओनली द सॉल्यूशंस, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्यूशन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्वेश्चंस को, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा कि कैसे आप उसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है ना। और जिसमें फॉर्मूला बेस्ड है वो तो फॉर्मूला बेस्ड आप सॉल्व तो करेंगे ही, और जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, कौन सी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते थे जिससे आपका आंसर आ सके स्मार्ट वे में, राइट? क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इसका कॉन्सेप्ट समझना इसलिए इंपॉर्टेंट, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि दीज वोंट बी द लास्ट टाइम दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम्स। जो आपके फ्यूचर एग्जाम्स होंगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, ठीक है ना। तो आपको उसको भी ध्यान में रख के आपको कॉन्सेप्ट समझना है और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़, हम जो सॉल्यूशन की सीरीज़ जो चालू किया है हमने, वो अलग अलग पार्ट्स में हम करेंगे 4-5 क्वेश्चंस में, जिससे कि आपके हर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सही से समझ सके आप हर क्वेश्चंस में, हर वीडियो में। क्योंकि अगर लेंदी वीडियो आ जाएगा तो आपका भी दिमाग थोड़ा सही नहीं रहेगा कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इसलिए हमने वीडियो का लेंथ जो है वो छोटा रखा है, जिससे आप समझ सकें हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली, ओके। और रही बात गेट के पेपर की, तो अब उसकी क्या ही बात करें, यू हैव ऑलरेडी सीन द वीडियो विच इज़ exactly portraying the condition of the students, right? मतलब स्टूडेंट्स की कंडीशन ऐसी है ना जैसे वीडियो में दर्शाया गया है, गया मास्टर, राइट? देखो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट, देखो पेपर टफ था, बट उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कट ऑफ भी नीचे जाएगा, और कट ऑफ नीचे जाएगा तो कंपटीशन जो है तुम्हारा क्लोज रहेगा rather देन हाई स्कोरिंग पेपर से। अगर स्कोरिंग पेपर होता तो तुम्हारा कट ऑफ भी ऊपर जाता, कट ऑफ ऊपर जाता तो अगर आपकी सिली मिस्टेक की वजह से अगर एक क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गया होता तो वो क्या होता, गैप जो है वो काफ़ी वाइड हो जाता है कि नहीं। एक सिली मिस्टेक की वजह से जो आपने क्वेश्चन किया हुआ है वो बाकी ने सॉल्व कर लिया होगा, आपकी जो क्वेश्चन आपकी सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, तो उससे क्या होगा, आपके नंबर नीचे हो गए, राइट? और देखो गेट का पेपर लोग बोल रहे हैं टफ है, टफ था, मॉडरेटली टफ था, बट अनसॉल्वेबल बिल्कुल नहीं। देखो सॉल्व हो सकता था, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो डिफ़िकल्ट पेपर था, हमने तैयारी की थी, मेटा इग्नियस ये थियोरेटिकल पार्ट ये सब कुछ आया नहीं। यार रोने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम द गेट। गेट से तो हम अनएक्सपेक्टेड ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। अब ये तो नहीं बोल सकता कि हमारे अकॉर्डिंग भी पेपर बनाए गेट, राइट? अब गेट हमारे अकॉर्डिंग चलेगा नहीं कि भाई हमारे कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं है, हम बोल देंगे ये वाला पेपर बना दो गेट ऐसा वाला कि ये थियोरेटिकल पार्ट है ऐसे पूरा बैलेंस्ड है, ये नहीं होने वाला। हमारे कंट्रोल में क्या है, वी हैव ओनली वन थिंग इन आवर कंट्रोल, दैट इज़ हार्ड वर्क। आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, कैसी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है। और इस पेपर ने, इस गेट के पेपर ने ये आपको एक रियलिटी चेक दिया है दैट यू हैव टू कवर ऑल योर बेसिस टू क्रैक दिस एग्जाम। ये तो रियलिटी चेक आपको मिल गया होगा, क्योंकि सबके सब थियोरेटिकल पढ़ के गए थे और न्यूमेरिकल्स के सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। बट इन दिस पेपर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला नहीं था, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट को कैसे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपने पढ़ा होगा फार्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट, तो आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होता ये क्वेश्चंस, ये जो पेपर था। बट क्योंकि हम लोग ज़्यादा जियोलॉजी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो ऐसा नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादातर वो फार्मूला बेस रट के चले गए, वहाँ पे देखा फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आया, यही हुआ है, ठीक है ना। तो देखो हमेशा मेरा जो फंडा ये रहता है, यू हैव टू बी द गेम टू बीट द गेम। गेम बनो, गेम का हिस्सा नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान में रखो आपका। देखो यार इस बार हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी क्लोज कंपटीशन हो गया, कट ऑफ नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, ओके। सो इसी नोट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम एक एक करके, ऑलराइट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इन द गिवन रिएक्शन 2Fe2+ plus 3H2O gives
Fe2O3 प्लस 6H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमें एक रिएक्शन गिवन है 2Fe2 प्लस 3H2O gives Fe2O3 plus 6H plus 2 electrons. Consider ideal condition. Take concentration of Fe2 plus as 10⁵ molal. E0 equals to 0.98 volts and pH equals to 6. हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है Fe2 plus की, ये यहाँ पे 2 प्लस होगा, ठीक है, 2 प्लस की कंडीशन कंसंट्रेशन दी हुई है हमें 10⁵ मोलार। ओके, E0 की वैल्यू कितनी दी है हमें 0.98 वोल्ट्स। ओके, एंड वी हैव बीन गिवन pH equals to 6. Next it is written that the value of 2.303 RT upon F equals to 0.059. हमें 2.303 RT upon F की वैल्यू 0.059 गिवन है, ठीक है ना। F क्या हमारा फैराडे कांस्टेंट होता है, राइट। And we have been asked the value of EH on the Fe2 plus hematite boundary at 25 degree Celsius dash volt. हमें क्या निकालना है EH। EH पूछा है ना क्वेश्चन में, क्या है EH पूछा हुआ है, ठीक है। Now from these information एक चीज़ तो क्लिक की हुई होगी, कुछ दिमाग में क्लिक हुआ है। Which equation we have to use to find the EH? कौन सी इक्वेशन आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में? दैट इक्वेशन इज नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? दैट इज EH इक्वल्स टू E0 प्लस और माइनस 0.059 अपॉन n log K। ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन होती है, राइट। 0.059 यहाँ पे 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है माइनस RT अपॉन NF log K, और उसकी जगह मैंने सीधे डायरेक्टली यहाँ पे 0.059 वैल्यू पुट कर दी है। ऑलराइट, नाउ इन द क्वेश्चन यू कैन सी दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EH, बट सीधा अगर जिसने भी ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो आंसर लाया होगा उसका आंसर गलत है। यहीं पे ही फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी आंसर लाया गया है वो आंसर गलत है। यहाँ पे एक गेम था जो लोगों ने समझा नहीं। इस क्वेश्चन में क्या गेम था, यहाँ पे ये जो रिएक्शन दी हुई है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी हुई है, और ये जो फॉर्मूला आप रट के जाते हैं, दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड ओनली फॉर रिडक्शन रिएक्शन। अब बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन ऐसे कैसे होता है, दिमाग में तो आ ही रहा होगा ना। देखो यहाँ पे Fe2 प्लस और यहाँ पे Fe का चार्ज कितना है, यहाँ पे देखो O का -2 होता है 3 यहाँ पे, तो Fe यहाँ पे +3 है, राइट। तो अगर हम Fe की बात कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द EH वैल्यू ऑन Fe2 प्लस एंड हेमाटाइट बाउंड्री, राइट। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस रिडॉक्स कपल की बात करेंगे, एंड हियर Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये फॉर्मूला हमारा किस लिए होता है, फॉर रिडक्शन रिएक्शन। ओके, क्योंकि देखो हमारा नॉर्मली क्या होता है, K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू, आप बोलोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। बोलोगे K की वैल्यू तो हमारी यही होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो K है हमारा, ये क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे राइट साइड में ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो हम सीधे सीधे सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट K हियर इज इक्वल टू, ये कब लिखते हैं हम, जब राइट साइड में रिड्यूस स्पीसीज होता है, दैट इज reactants reduced species, concentration of reduced species upon concentration of oxidized species। ओके, ये हमारा K होता है, इस फॉर्मूले में जो K होता है वो होता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे रिएक्शन जो होनी चाहिए इसके लिए कब फॉर्मूला अप्लाई होता है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज गिवन, बट हियर सिंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज गिवन,
इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो के क्या है, रिड्यूस स्पीसीज अपॉन ऑक्सीडाइज स्पीसीज, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उल्टा हुआ है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस करेंगे, के यहाँ पे के होता है क्या, रिड्यूस स्पीसीज अपॉन ऑक्सीडाइज स्पीसीज, और यहाँ पे हमारा के क्या होगा, अगर हम प्रोडक्ट अपॉन करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस हो जाएगा, राइट। सो इससे हम क्या कर सकते हैं कि वो नेगेटिव हो जाएगा, के -1 हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, राइट। इन्वर्स हो जाएगा तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, EH इक्वल्स टू E0। अब जब यहाँ पे प्लस आ गया तब आप कर सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब ऑक्सीडाइज स्पीसीज अपॉन रिड्यूस स्पीसीज। यहाँ पे ये गेम को आपको समझना था, और जिसने भी इस गेम को नहीं समझा है उसका गेम हो गया है, समझ रहे हो। तो चलिए अब सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे EH इक्वल्स टू E0 कितना दिया है हमें, 0.98, ओके, प्लस 0.059 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, वो हमें गिवन है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड log k, तो log मीन्स ऑक्सीडाइज स्पीसीज अपॉन रिड्यूस स्पीसीज, ठीक है ना, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया ना। यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे रिड्यूस क्यों लिखा है, क्योंकि हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टिंग करते हैं, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज स्पीसीज है, और जब भी हम माइनस वाला जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो रिडक्शन रिएक्शन के लिए होता है, जो लोग समझते नहीं है। देखो यार, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होता है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था, कौन सा कॉन्सेप्ट उसके पीछे का, ये आपको समझना होगा। अगर वो जिसने नहीं समझा होगा, अगर सीधे सीधे उसने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, उसका आंसर आया होगा -1.75, उसका आंसर आया होगा, और वो गलत है, नंबर चलेगा उसके 2 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये अगर प्लस साइन अगर आपको प्लस साइन यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था, ना कि माइनस वाला, ठीक है। सो सीधे सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ साइड में प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है हमारा, 0.98 प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑक्सीडाइज में 6H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमारा क्या है, हमें गिवन क्या है, हियर वी हैव बीन गिवन, तो pH वैल्यू इज 6, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। अब ये मत करना pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन, यार इतना लंबा नहीं करना हमें, सीधे फॉर्मूला याद रखो ना, 10⁻⁻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 ⁻
6 दिया हुआ है, 10⁻⁶, ये सीधा कंसंट्रेशन, सीधे यार एक स्टेप में आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ये नहीं करना कि माइनस लॉग H+ के आएंगे कंसंट्रेशन, फिर pH हम 6 रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 10 पावर करेंगे, इतना नहीं करना, इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। 10⁻⁶, 10⁻⁻pH ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सीधे हमारे पास H+ आन की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁶, वी हैव बीन गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+, दैट इज 10⁻⁵ मोलर, ओके। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इन्वॉल्व है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 इन्वॉल्व है। सो ऑक्सीडाइज स्पीसीज, सो 6H+, ये तो सॉलिड है, ठीक है। Fe2O3 ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज वाले में H+ है बस। सो 10⁻⁻6 होल पावर 6, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 6 डिवाइडेड बाई रिड्यूस स्पीसीज। यहाँ पे क्या है Fe2+, तो इसका कितना होता है हमारा 10⁻⁵, 10⁻⁵, और ये होल स्क्वायर, बिकॉज वी हैव बीन गिवन द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Fe2+ as 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.98 प्लस 0.059/2 लॉग 10⁻⁶ इंटू 6 कितना हुआ 10⁻36 अपॉन 10⁻10, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.98 प्लस 0.059/2 लॉग 10⁻36, और नीचे 10⁻10 है तो माइनस ऊपर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻26, और ये लॉग जो है ये इसका बेस क्या है 10 है, तभी तो यहाँ पे देखो 2.303 से पहले से ही हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू दी हुई है। इट मीन्स इट इज टेकन जो नेचुरल लॉग था
जो ln वाला है उसको कन्वर्ट कर दिया गया log में, इसका बेस हमारा 10 है। सो नेचुरली दिस 0.98 प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग यहाँ पे क्या है 10⁻26, इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लॉग ऐसे खोलते हैं ना। सो -26 और लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू द बेस 10, और हमें पता है, क्या पता है, log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए। 0.98 प्लस 0, अब देखो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो -0.059 अपॉन 2 इंटू 26 213 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोगों का आंसर आएगा यहाँ पे 0.98 माइनस 0.767, और ये तुम्हारा कुछ 0.213 करके आएगा, ठीक है, 213 वोल्ट। एंड इन द क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड आई थिंक दैट यू हैव टू राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर निकालना था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.21 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया, चमक तो गया होगा ना। देखो कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आएगा रिड्यूस स्पीसीज क्या होती है, ऑक्सीडाइज स्पीसीज क्या होती है। इसमें बताना है ज़रा कि इसमें रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इसमें रिड्यूस वाली कौन सी है, ऑक्सीडाइज कौन सी है। यार देखो रिमेंबर कर लो, रट्टा मान लो, कुछ भी कर लो, ये समझ लो, पहले समझ लो डेफिनेशन क्या होती है। रिड्यूस स्पीसीज विच इज undergoing oxidation is reduced species, and species which is undergoing oxidation or reduction is oxidized species। कंफ्यूज हो गया क्या, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। देखो Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस पे जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यू कैन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब स्टेट क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसमें देखो सबसे कम किसके चार्जेस हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबसे कम किसकी है, इसकी है, यहाँ से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो ये जो है ये स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड स्पीसीज। और ये स्पीसीज, ये यहाँ से अगर हम इस साइड उल्टा जाएं, इनवर्स रिएक्शन करते, रिवर्स रिएक्शन कर दें हम अगर, सो +3 से ये +2 में जाएगा, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये यहाँ से रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज स्पीसीज, क्योंकि ऑक्सीडाइज ये मतलब ये कॉन्सेप्ट की बात है यार, थोड़ा लॉजिकली सोचो। जो ऑक्सीडाइज हो गया उसी का तो रिडक्शन होगा ना, और जो ऑक्सीडाइज हुआ ही नहीं उसका रिडक्शन कैसे होगा, और जो रिड्यूस्ड है उसी का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा ना, ऑक्सीडाइज होगा वो, राइट। जिसकी कम चार्ज है तभी तो आगे जाएगा, तभी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होके वो आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन के जो बनेगा प्रोडक्ट स्पीसीज बनेगा वो ऑक्सीडाइज स्पीसीज होती है। कंफ्यूज नहीं करना है, या अगर ऐसे रट्टा मारना है तुम लोगों को, समझ लो यार रट्टा क्या ही मारा है, रट्टा मारना देख लो, अब दोनों में जिसके चार्ज ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज स्पीसीज होगा, जैसे कम है रिड्यूस स्पीसीज, ये समझ लो। बट समझो, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था तुम लोगों का सिंपल सा, यहाँ पे जिसका गेम हुआ है वो सबको पता चल गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे ऑनेस्टली, टेल मी, राइट डाउन इंडिविजुअली दैट हु हैव गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन और प्लस साइन। इस साइन की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया था, इसकी वजह से कितनों ने आंसर गलत लाया है, मुझे कमेंट सेक्शन में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हो गया, होपफुली आपको चमक गया होगा, ठीक है। वी वांट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन ऑन द स्क्रीन दैट अ स्ट्रेटिफाइड कन्फाइंड एक्विफर कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल होमोजेनस हॉरिजॉन्टल लेयर्स विद थिकनेस ऑफ 10 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है ना। हमें 3 होमोजेनस लेयर्स ऑफ स्ट्रैटा दिया हुआ है, उसकी थिकनेस कितनी है, 10 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर। नेक्स्ट वी हैव बीन गिवन द लेयर्स हैव द सेम विड्थ, ठीक है, सेम विड्थ है यहाँ पे,
Also, the hydraulic conductivity of the strata are 15 मीटर पर डे, 20 मीटर पर डे एंड 30 मीटर पर डे रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, जो 3 लेयर्स हैं उसके डिफरेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हमें गिवन है, विच इज 15 मीटर पर डे, 20 मीटर पर डे एंड 30 मीटर पर डे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द वाटर फ्लो फॉलोज डार्सीज लॉ एंड इज पैरेलल टू द स्ट्रेटा। जो भी पानी बह रहा है वो पैरेलल स्ट्रेटा के पैरेलल बह रहा है अलॉन्ग। ठीक है ना, अलॉन्ग द स्ट्रेटा। Considering the same hydraulic gradient for all the layers, the effective hydraulic conductivity of the aquifer is dash millimeter per day. ठीक है ना, so what do you have to find here? You have to calculate the effective hydraulic conductivity, right? तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं हो सकते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट द फ्लो इज पैरेलल टू द स्ट्राटा। अब अक्रॉस होता या परपेंडिकुलर होता तो आपको थोड़ा डाउट होता है कि भाई यहाँ पे पैरेलल लगेगा, सीरीज लगेगा, बट यहाँ पे तो गिवन दे दिया है, मतलब क्वेश्चन में दे दिया है कि यहाँ पे पैरेलल है। और आपको पैरेलल का फॉर्मूला पता होगा, इफेक्टिव हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, के इफेक्टिव और ये पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n के आई बी आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल 1 to n बी आई। ठीक है ना, n क्या होता है हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ स्ट्राटा। ठीक है ना, यहाँ पे हमें कितना है, 3 है, तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। k1 b1 प्लस k2 b2 प्लस k3 b3 अपॉन b1 प्लस b2 प्लस b3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। k1 क्या हमारा 15 और b1 10, सो 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस k2 हमारा क्या है 20 मीटर पर डे और विड्थ हमारी कितनी है, यहाँ पे जो ये थिकनेस है 5 मीटर। ओके, सो 20 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 5 और डिवाइड बाई b1 प्लस b2 प्लस b3, 10 प्लस 5 प्लस 5, 10 प्लस 5 प्लस 5। इसको सॉल्व करके सीधे सिंपल सा है, 15 इंटू 10 150, 20 इंटू 5 100 एंड 30 इंटू 5 150, 150 150 300, 300 प्लस 100 400, यहाँ पे 10 प्लस 5 प्लस 5 आपका 20 आ गया, सो 400 अपॉन 20 दैट इज 20 मीटर पर डे। यार इसमें कुछ नहीं था यार, सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड था, क्वेश्चन में ही गिवन था कि पैरेलल है, इसमें तो कंफ्यूजन में कोई चांस ही नहीं था, तो ये तो सबका सही होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन अ वर्टिकल बोरहोल एनकाउंटर्स अ शेल बेड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अकरिंग एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर डिपिंग 60 डिग्री। ठीक है, तो एक वर्टिकल बोरहोल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, उसका वो वर्टिकल बोरहोल हमारा शेल बेड को कौन से डेप्थ में मीट करता है, इट इज मीटिंग एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर, और जो शेल बेड है हमारा वो कितने डिग्री एंगल डिप कर रहा है, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव बीन गिवन द borehole pierces through the shale bed for a length of 10 meter to reach a sandstone layer below। ठीक है, यहाँ पे बोरहोल पियर्स कर रहा है शेल बेड को 10 मीटर, उसके बाद हमारा गिवन क्या है, ट्रू थिकनेस ऑफ द शेल बेड इज डैश मीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ट्रू थिकनेस, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रू थिकनेस। ऑलराइट, नाउ you have all the information, you can see the question. After reading the question पढ़ने के बाद मुझे एक सवाल का बस जवाब देना सही से। टेल मी एट व्हाट डेप्थ दिस बोरहोल इज रीचिंग द सैंडस्टोन लेयर। कौन से डेप्थ पे ये रीच कर रहा है सैंडस्टोन लेयर के ये बोरहोल। अगर ये आपका सही है, ये चमक गया आपसे, तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा, सिंपल है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, गेम यहीं पे है, मेन गेम। ठीक है, अगर आपका आंसर 10 है देन माय फ्रेंड यू हैव गॉट द आंसर रॉन्ग। जो भी आपने आंसर मार्क किया है 2.5 वो आपका गलत आंसर है। दिखाते हैं, देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो यार, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो। इट इज गिवन द बोरहोल पियर्सेस थ्रू द शेल बेड फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर टू रीच अ सैंडस्टोन लेयर बिलो। मतलब पियर्स कितनी लेंथ तक कर रहा है, फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर इट इज पियर्सिंग।
बोरहोल जो है ना शेल बेड को कितने मीटर तक लेंथ तक पियर्स कर रहा है, 10 मीटर लेंथ तक पियर्स कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो हमारी लेंथ कितनी हो गई, दिस इज 5 मीटर बिकॉज इट इज रीचिंग द शेल बेड एट 5 मीटर फ्रॉम द सर्फेस, राइट। अब ये लेंथ यहाँ पे जो 10 मीटर है, जिसने भी ये अगर सोचा होगा कि 10 मीटर ये डेप्थ में सैंडस्टोन लेयर को रीच कर रही है, उसका आंसर गलत है बिकॉज 10 मीटर वो पियर्स कर रही है शेल बेड को। इसमें लिखा है फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर इट इज पियर्सिंग। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज योर 10 मीटर। ये गेम समझ गया होगे तो क्वेश्चन हो गया होगा, और जिसको गेम समझ में नहीं आया उसका तो गेम हो ही गया है, राइट। बाकी तो पूरा सिंपल है। ये हमें, ये क्या होती है, एपरेंट थिकनेस होती है। ट्रू विड्थ तो क्या होती है हमारी, ट्रू थिकनेस, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। यार लाइन सीधे नहीं बनती हैं, ये हमारी ट्रू थिकनेस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, राइट। अगर ये 60 डिग्री है, क्वेश्चन में सीधे सीधे आते हैं। अब अगर ये समझ में आ गया, सब कुछ पूरा सिंपल ही है। फिर ये 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। अगर ये 30 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये भी होगा दिस एंगल बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। अब ये 30 डिग्री है, ये पूरा 90 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री। और ट्रू थिकनेस को हम मान लेते हैं t, ओके। सो cos 60 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा। जस्ट अप्लाई cos 60 डिग्री, दैट इज बेस क्या हमारा, ट्रू थिकनेस, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर। सो ट्रू थिकनेस विल बी इक्वल टू 10 इंटू cos 60 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1/2, दैट इज 5 मीटर। तो शेल बेड की ट्रू थिकनेस हमारी कितनी आ गई, 5 मीटर। अब देखो यहाँ पे ये आंसर आप, अगर आपका 2.5 अगर यहाँ पे ले रहे हैं आप, इफ यू आर टेकिंग दिस पियर्सिंगनेस एज 5 मीटर, जिसको अगर क्वेश्चन गलत भी ये लग गया होगा, अगर उसने 10 मीटर ही डेप्थ ली है टोटल, जबकि यहाँ पे 15 मीटर है, तब भी उसका आंसर गलत आ रहा होता, लेकिन उसको पता चल गया होता कि आंसर गलत है। कैसे, आपने क्वेश्चन देखा होगा, उसमें सोल्यूशन के बाद यहाँ पे डैश के बाद मीटर के बाद ब्रैकेट में लिखा था दैट द सोल्यूशन इज एन इंटीजर। यार इंटीजर वैल्यू थी वो, हिंट तो आपको सारी चीज़ें हिंट में दे चुका है that you have to get the integer value as your answer, right? But here if you take this as 5 meter it will come as 2.5, तो जो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। तो बस ये समझना था। अगर यहाँ भी नहीं समझे हो तो हिंट भी दिया हुआ है, सब कुछ सही करने के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अगर इसके बाद भी गलत किया गया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना यार। सब सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है यार, मतलब तुम गलत भी कर रहे हो तब भी उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो 2.5 तो हो भी नहीं सकता, सीधे सीधे आपका 5 मीटर आंसर आएगा, ठीक है। चलिए फिर दिस क्वेश्चन, हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट द हीट फ्लक्स एट द अर्थ सरफेस इज 60 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी एट द सरफेस इज 2.5 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज डैश डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमें हीट फ्लक्स दिया हुआ है 60 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड वी हैव बीन गिवन दैट द थर्मल कंडक्टिविटी इज 2.5 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द जियोथर्मल ग्रेडियंट। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं इसे। हीट फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, हीट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हीट फ्लक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। ये हमारा हीट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल सा है। हीट फ्लक्स हमें कितना गिवन है, वी हैव बीन गिवन 60 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो 60 मिली वॉट मीन्स 10⁻³
वॉट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ओके यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट. वी हैव बीन गिवन थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 2.5 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस. ये गिवन है हमें. फाइंड क्या करना है हमें? जियोथर्मल ग्रेडियंट दैट इज dt बाई dx. ये हमें फाइंड करना है. सीधे dt बाई dx इसको हम इस साइड ले आते हैं, ये डिवीजन में आएगा. सो इट विल बी 60. ये 10⁻³ है, इसको हम नीचे 1000 लिख सकते हैं. फिर ये -3 है तो नीचे आएगा 10⁻³ हो जाएगा, ये 10⁻³ वो 1000 हो जाएगा. एंड दिस 2.5 विल बी कमिंग हियर इन द डिवीजन. सो वी कैन राइट लाइक दिस 2.5 इंटू 1000. यूनिट क्या हो गया हमारी यहाँ पे कितनी है? वॉट पर मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? वॉट पर मीटर 1 पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वॉट वॉट कैंसिल हो गया. हमारे यहाँ पे -2 है तो 2 यहाँ पे आएगा, 1 वहाँ पे जाएगा तो मीटर नीचे रहेगा एक. ओके, और डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा. एंड हियर 2.5 दिस इज 24 टाइम्स. सो dt बाई dx इज इक्वल टू 24. डिग्री सेल्सियस हमारा ऊपर था, डिग्री सेल्सियस अपॉन 1000 मीटर. 1 मीटर बचेगा ना यहाँ पे. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 24 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1000 मीटर. ये वैल्यू आ गई आपकी. अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? इट इज बीइंग आस्क्ड दैट जियोथर्मल ग्रेडियंट जो हमें निकालना है वो डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में होना चाहिए. पर किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. ये तो आपको पता ही है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार. बचपन से नहीं, स्कूल से पढ़ते तो आ रहे हो ना, तो स्कूल तो बचपन हो गया. 24 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, इसको हम किलोमीटर में लिख देते हैं. सो योर आंसर विल बी 24 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. ये आपका आंसर आ गया. सिंपल है. अब आप बोलोगे you must be having this doubt, right, that what if you don't know the formula of this heat flux? Heat flux equals to thermal conductivity constant into thermal gradient. अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता फिर हम ये क्वेश्चन कैसे करें, है ना? अब तो ये बोलेंगे कि सर आपने तो फॉर्मूला अप्लाई किया, आपने सीधा आंसर ले आया. बट हियर्स द कैच, हमें एग्जाम में क्या करना है? हमें एग्जाम में सिर्फ आंसर से मतलब है, आंसर से नहीं, करेक्ट आंसर से मतलब है, राइट? अगर हमें क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे डेटा दी हुई हैं, यहाँ पे हमें स्मार्ट अप्रोच और जिसे हम कह सकते हैं स्मार्टली तरीके से हम कैसे आंसर ला सकते हैं वो अप्रोच हमें यूज़ करनी है. वो कौन सी है? यूनिट एंड डायमेंशंस. देखिए आप सारे लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं, वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं. हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस किस में होता है? न्यूमेरिकल्स में. और न्यूमेरिकल्स में मेनली किस में होता है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस में. बिकॉज अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझ में नहीं है, आपका टॉपिक हमने पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चन का, सिर्फ और सिर्फ डेटा दिया हुआ है, उसकी यूनिट्स दी हुई है, आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं. आंसर नहीं तो वैल्यू तो कुछ निकाल सकते हैं, राइट? और वो वैल्यू सही भी हो सकती है, गलत नहीं, सही भी हो सकती है. जैसे इस केस में क्या था? हियर वी हैव बीन गिवन 60 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर. ओके, एंड दिस थर्मल कंडक्टिविटी वाज गिवन एज 2.5 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस. इतनी इंफॉर्मेशन थी, हमें ये नहीं पता, हमें ये पता ही नहीं है, फॉर्मूला नहीं पता. ठीक है, बट यूनिट दी हुई थी और किसकी यूनिट दी हुई थी? और हमें आंसर की यूनिट दी हुई थी, डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. इसकी यूनिट दी हुई थी डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. यहाँ से हमें देखना था कि यार हमें आंसर की यूनिट दी हुई है, यहाँ की यूनिट दी है, इसकी यूनिट दी हुई है, तो यूनिट से निकाल सकते हैं हम. अब इस यूनिट को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो वॉट का टर्म है क्या? देयर इज नो वॉट टर्म, तो इसका मतलब दोनों वॉट टर्म इसको हम डिवाइड करेंगे, राइट? अब आप बोलोगे कि सर हम 2.5 को हम 60 से डिवाइड कर दिए. इफ़ यू डिवाइड दिस 2.5 बाई 60 तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, राइट? बट वाई वुड यू डिवाइड दिस 2.5 बाई 60? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 2.5 को 60 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या रहेगा यूनिट में? पर डिग्री सेल्सियस. तो मतलब डिग्री सेल्सियस कहाँ जाएगा? नीचे डिवीजन में. हमारा कहाँ है? ऊपर है न्यूमरेटर में. डिग्री सेल्सियस अपॉन पर किलोमीटर. सो आपको क्या करना है? 60 अपॉन 2.5. यहीं से पता चल गया आपके सीधा कैसे आंसर आ जाएगा? 60 इंटू 10⁻³ मिली में दिया हुआ था तो वॉट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें वॉट को कैंसिल करना है.
तो वॉट इंटू पर मीटर स्क्वायर और सीधे 2.5 वॉट मीटर इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, अभी डिग्री सेल्सियस इनवर्स में है, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ये बन रहा है हमारा, यहाँ पे मीटर एक यहाँ पे नीचे बचेगा, मीटर स्क्वायर है ना यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर, सो माइनस साइन से यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, एक मीटर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एक मीटर बचेगा जैसे हमने यहाँ पे देखा, और ये वॉट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा कितना गया 10⁻³ को हम नीचे लिख देंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे किया 24, ये कितना है 2.5 24 टाइम्स, तो 24/1000 मीटर और ये डिग्री सेल्सियस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 24 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इस फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, यू डोंट नीड दीज फॉर्मूलाज टू गेट द आंसर। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं इस गेट के पेपर में, आप देख सकते हैं यूनिट डायमेंशन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। बिकॉज देखो वो हमारा एप्टीट्यूड लॉजिकल अप्रोच चेक करते हैं, ये नहीं कि हम कितना रट के कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, हमें तो आंसर से मतलब है। वो ये तो चेक करते हैं गेट वाले क्या चाहते हैं कि तुम्हें हर चीज़ पता हो, तुम्हें आंसर निकालने से मतलब है और सही आंसर से मतलब है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो उसको तुम ऐसे छोड़ तो नहीं दोगे ना, जीरो, जैसे लोग तुक्के क्या मारते हैं, गेस करके आगे जीरो मार के आ जाएंगे, भाई जीरो आंसर नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट गेस तो करो। गेस ऐसे ही मतलब सो के उठ के आया सीधे वो जीरो मार के आ गए, ऐसा वाला नहीं होता है। स्मार्ट गेस, यू हैव टू स्मार्ट गेस द क्वेश्चन बाय रीडिंग द क्वेश्चन, seeing their data of what is the data given, what are the units, or what is the unit of the answer that is being asked. You have to see these things, then you have to take a smart guess. guess ही तो करना है, वैसे भी नंबर नहीं आ रहे थे, अगर सही लग गया तो 2 नंबर आपके झोली में आ गए, पॉकेट में आपके 2 मार्क्स ऑलरेडी आ गए। और इससे आप क्या कर सकते हैं, जो जिसने भी जैसे ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है उससे आप आगे निकल गए, +2 मार्क्स हो गया। ठीक है, सो ऐसी अप्रोच आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, सो आज का वीडियो हम इसी में एंड करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, तो ये आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा हम मोटिवेटेड रहेंगे, राइट। ऑल्सो लेट अस नो दैट इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज दिस वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो, जिससे हम थोड़ा इंप्रूव कर सकें अपने आप को भी और आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और किसी को भी अगर क्वेश्चन याद है एग्जाम्स के मेमोरी बेस्ड तो वो हमें प्रोवाइड कर सकता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, जिससे हम अगले पार्ट में उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें आपको। ठीक है, सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड और पीस मार के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ऑल राइट देन।